हाँ, नमस्कार साथियों। देखिए, आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ड्सवर्थ की, और वर्ड्सवर्थ की पोएम का नाम है टिंटन एबी। ओके, मतलब टिंटन एबी का मतलब है कि उसको शॉर्ट में जो है टिंटन एबी कहते हैं। देखिए, उसका पूरा नाम यदि हम देखें, पूरा नाम देखिए, पहले हम देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम का नाम है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, ए डबल बी ई वाई एबी, on revisiting the banks of the Y during a tour, फिर फुल स्टॉप है, फिर जुलाई 13, 1790। ये पोएम का फुल टाइटल है, और आपको फुल टाइटल भी ध्यान रखना है क्योंकि ये पोएम आपके सिलेबस में, और इस टाइटल पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको। पहली बात तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको टाइटल को एज इट इज याद रखना है, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके फुल टाइटल पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर वन। नंबर टू, कई बार इंटरव्यूज में भी इसका टाइटल पूछा गया है, फुल टाइटल है ना, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में तो प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको टाइटल के बारे में पता होना चाहिए। इस टाइटल से आपको इस पोएम के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। ये जो टाइटल है, इससे आपको इस पोएम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस पोएम में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, हम इसके फुल टाइटल को देखते हैं। इसका टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स, ठीक है ना, अबव टिंटन एबी। देखो, मैंने कहा कि इसको शॉर्ट में जो है केवल टिंटन एबी भी नाम देते हैं इस पोएम को। क्या नाम भी देते हैं? टिंटन एबी। शॉर्ट में इस पोएम को कॉमनली जो नाम दिया जाता है वो होता है टिंटन एबी, लेकिन फुल जो उसका टाइटल है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग। अब देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजिटिंग का मतलब वो पहले विजिट कर चुका है, ठीक है। रिविजिट मतलब दोबारा विजिट करना। रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया नाम, वाई। वाई क्या है? वाई इज अ नेम ऑफ अ रिवर, ये एक नदी का नाम है। तो देखो, ये वाई नदी भी आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग आ टूर, एक टूर के दौरान। अब उसने खुद ने ही डेट लिखी हुई है, जुलाई 13, 1798। अब जैसे ही आपको पता लगा कि यहाँ पर जुलाई 13, 1798 डेट लिखी हुई है, इसका मतलब ये जो है इसके कॉम्पोजिशन की डेट है। ये क्या है? इसके कॉम्पोजिशन की डेट है। इस को इसने मतलब इस डेट पर इसने पोएम लिख दी। आपको यदि पूछा जाएगा भाई कॉम्पोजिशन कब हुआ, तो कॉम्पोजिशन हुआ इसका जुलाई 13, 1798, ठीक है। अब इसमें एक चीज, आप जब भी इस टेक्स्ट को देखेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा? आपको जब भी अलग अलग जगह, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग एडिटर्स की बुक में जब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको कहीं वर्ड कंपोज्ड नजर आएगा और कहीं वर्ड रिटन नजर आएगा, और वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। और आपको समझना भी चाहिए कारण क्या है। कहीं आपको इसमें कंपोज्ड की जगह क्या वर्ड आएगा? रिटन। कहीं आ जाएगा लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर। केवल किसका अंतर आएगा? रिटन का। अब कौन सा टाइटल सही है और कौन सा गलत है? पहली बात तो ये, तो पहली बात तो ये है कि दोनों ही टाइटल सही है। कोई सा भी टाइटल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि भाई कंपोज्ड क्यों और रिटन क्यों, और दो दो टाइटल क्यों। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये पोइम जो है सबसे पहली बार जब पब्लिश हुई थी तो वो लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई थी। पब्लिश हुई थी द लिरिकल बैलेड्स। देखो, लिरिकल बैलेड्स जो है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का जॉइंट वर्क है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है उनका एक जॉइंट वर्क है जिसका नाम है द लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड्स जो है उसमें 24 पोएम्स हैं, में 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय, टोटल कितनी? 23 पोएम्स। 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। और ये लिरिकल बैलेड्स जो है वो पब्लिश हुआ था 1798 में। कब पब्लिश हुआ था? 1798 में लिरिकल बैलेड्स
जो है सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1798 में। फाइन। उसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स जो है कॉलेज की थी। उस लिरिकल बैलेड से पहले एक वर्ड्सवर्थ का जो एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट का मतलब है उसका एक नोट था, एक आर्टिकल था, उसने अपने लिरिकल बैलेड्स को समझाने की कोशिश की थी। तो ये बताया था कि भाई अभी तक न्यू क्लासिकल एज का ट्रेंड चल रहा है, उसमें डिक्शन का यूज होता है, ठीक है ना, टाउन लाइफ की का यूज हो रहा है, तो मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। नया एक्सपेरिमेंट का मतलब है नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, इमोशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। और मेन उसने कहा कि मैं कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, जो कॉमन मैन जो है जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज करता है वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग द न्यू क्लासिकल डिक्शन, न्यू क्लासिकल डिक्शन का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सपेरिमेंट। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ये उसका आप उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जैसे आप उसको पढ़ते हैं उसका, तो उसके सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो जनरल बात करता है, 3-4 लाइन का फर्स्ट पैराग्राफ है, वो सेकंड पैराग्राफ जब आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का, तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में वो कहता है कि दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट आप समझ गए क्यों? क्योंकि एकदम से न्यू क्लासिकल एज में टाउन लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, है ना, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, गॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो एकदम से यहाँ जो है लोग इंटेलेक्चुअल रीजन इनकी बात कर रहे हैं, और एकदम से इसने जिस तरीके की पोइम्स लिखी, वो पोइम जो है टाउन लाइफ की बात करती है, इमोशन की बात करती है, स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, नेचर की बात करती है। तो समथिंग डिफरेंट वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एट दैट टाइम, सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट एन एक्सपेरिमेंट। तो लिरिकल बैलेड्स में उसने उसको एक्सपेरिमेंट कहा। हमारा फोकस ये है कि लिरिकल बैलेड्स में टोटल 24 पोइम्स हैं, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज, एंड द फर्स्ट पोइम इज राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज एंड द लास्ट वन इज टिंटन एबी। ये जो 24 पोइम्स हैं लिरिकल बैलेड्स में, उसकी जो लास्ट पोइम है वो टिंटन एबी है। अब मैं जब भी यूज करूंगा तो मैं शॉर्ट यूज नाम ही यूज करूंगा, क्योंकि बार बार में पूरा नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। कॉमनली टिंटन एबी कहते हैं, ठीक है ना। वो आपको पता ही लग गया कि लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अवे, few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour, ठीक है ना, ये उसका पूरा टाइटल है। हम उस पूरे टाइटल को बार बार में रिपीट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा इसकी जो लास्ट पोइम है, ये लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोइम है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये भी आपको। तो जब 1798 में फर्स्ट बार जब ये पोइम पब्लिश्ड हुई लिरिकल बैलेड्स में, तब उसमें जो वर्ड यूज हुआ था वो यूज हुआ था रिटन। क्या वर्ड यूज हुआ था? रिटन। कंपोज यूज नहीं हुआ था, ठीक है। अब कंपोज कैसे आ गया? देखो कंपोज ऐसे आया, पहली बात तो बाद के जो भी एडिटर्स हैं, कई जो पॉपुलर एडिटर्स हैं, उन्होंने कंपोज्ड वर्ड यूज किया, नंबर 1, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, वर्ड्सवर्थ ने खुद ने, ठीक है ना, वर्ड्सवर्थ ने खुद ने 1873 में अपने एक नोट्स डिक्टेट कराए, जिसको फेनिक जो है नोट्स कहते हैं, वो FENWIC, फेनिक नोट्स। तो कई इसका प्रोनाउंसिएशन जो है फैनविक भी करते हैं, लेकिन जो सरनेम जो है उसको प्रायोरिटी पर इसका प्रोनाउंसिएशन फैनिक होगा, ठीक है ना, फैनिक, फैनिक है ना। और एक प्रोनाउंसिएशन इसका जो है फैनविक भी होता है, ठीक है, लेकिन वो सरनेम्स के लिए ये अप्रोप्रिएट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको, मैं प्रोनाउंसिएशन क्यों कर रहा हूं फैनिक? क्योंकि ये जो फैनिक नोट्स है, इसमें पूरा नाम इस फैनिक का नाम है इजाबेल, इजाबेल फैनिक, ठीक है। तो ये फेनिक FENWIC के क्या है, ये सरनेम है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप एक चीज समझ, है ना, वर्ड्सवर्थ ने 1843 में, वर्ड्सवर्थ ने 1843 में ये जो इजाबेल, ठीक है ना, इजाबेला है या इजाबेला, पर थोड़ा सा ना मैं एक बार चेक करके, इजाबेला है, इजाबेला है, लेट मी चेक इट, यस इजाबेल है, इजाबेला है ना, ठीक है ना, इजाबेला फेनिक, है ना। तो इजाबेला फेनिक जो है उसने क्या की, वर्ड्सवर्थ ने क्या डिक्टेट कराए, वर्ड्सवर्थ डिक्टेट हिज नोट्स टू टू इजाबेला फेनिक। इजाबेला फेनिक को 1843 में नोट्स डिक्टेट कराए, मतलब जैसे कोई राइटर खुद बोल बोल के लिखवा रहा है। तो जब लिखवाया, तब उसने वहां पर जो वर्ड यूज किया अपनी के लिए, तो उसने वर्ड यूज किया कंपोज्ड। क्या यूज किया? कंपोज ने वर्ड यूज किया था कंपोज, और उसने कहा था कि ये पोएम जो है मैंने
जो है उसने कहा कि ये पोएम जो है मैंने 4-5 दिन की रैमलिंग्स में, वो ऐसा डिक्टेट कराता है उसको अपनी पोएम के बारे में नोट्स, जैसे मान लो आपकी जो पोएम है, आपके वर्क्स हैं, उन पे आप नोट्स लिखना चाहते हो, उसके बारे में बैकग्राउंड बताना चाहते हो, लोगों को बाद में अच्छी तरह से समझ में आए, ऐसी चीजें बताना चाहते हो। उसने उसमें जो है इजाबेला फेनिक जो है उसको डिक्टेट कराया, और उसने ये कहा कि भाई उसका जो, हालांकि उसकी कोट मैंने आपको नोट्स में दे रखी है, हम उसको पढ़ेंगे भी, मैं आपको एक समराइज करके बता देता हूँ। उसने ये कहा कि भाई मैं जो है टिंटन एबी से चला, और टिंटन एबी से चलने के बाद मैंने वाई रिवर क्रॉस की, वाई रिवर क्रॉस करने के बाद, ठीक है ना, मैं ब्रिस्टल पहुंचा, ठीक है ना। टिंटन एबी से ब्रिस्टल का ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का रास्ता है, 40 किलोमीटर की दूरी है, तो पहले पैदल ही चलते थे, ठीक है ना। तो पैदल चलने में वो 8-9 घंटे का टाइम लगता था, एग्जैक्ट टाइम यदि आप चलते रहो तो। वो कराया है कि भाई टिंटन एबी से, अभी हम टिंटन एबी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम वो कराया कि मैं टिंटन एबी से चला, टिंटन एबी से चलने के बाद फिर मैंने वाई रिवर क्रॉस की, और वाई रिवर क्रॉस करने के बाद मैं ब्रिस्टल पहुंचा, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये 4-5 दिन की रैम्बलिंग थी, मैं उसके वर्ड्स बता रहा हूं जो वर्ड्सवर्थ ने खुद लिखवाया है, किसको, इजाबेला फेनिक को। उसने कहा कि 4-5, उसने इसने जो है एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है कि 4-5 दिन की रैम्बलिंग के बाद मैंने ये पोएम जो है कंपोज कर ली थी इन माई माइंड, मेरे माइंड में, एंड डिड नॉट राइट टिल आई रीच ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल पहुंचने से पहले मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा। एवरीथिंग वॉज कंपोज इन माई माइंड, एंड आफ्टर दैट आई रोट इट एग्जैक्टली एज इट इज विदाउट ऑल्टरिंग एनी वर्ड और लाइन। के बाद मैंने बिना किसी शब्द को चेंज किए हुए या लाइन को चेंज किए हुए एज इट इज उसको लिख दिया। तो उसने वर्ड्सवर्थ ने जो वर्ड यूज किया था वो कंपोज यूज, इसलिए बाद के जो एडिटर्स हैं उन्होंने इसको, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, कंपोज। तो हम क्या कहेंगे, वाई रिटन, बिकॉज इन इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन, ठीक है ना, in 1798 the title of the poem was the word attached with that title was written। उसमें टाइटल में कौन सा वर्ड अटैच किया गया था, रिटन यूज किया था। बट बाय लेटर एडिटर्स, बाद के एडिशंस में, बाद के जो एडिशंस में पोएम पब्लिश हुए, एंड वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ इन हिज फेनिक नोट्स इन 1843 कॉल्ड इट कॉम्पोजिशन, कॉल्ड इट कंपोज्ड। उसने खुद ने, वर्ड्सवर्थ ने वर्ड 1843 में कंपोज वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि भाई इसके दोनों टाइटल हैं। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, टाइटल्स की बात क्लियर हो गई, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब ये है कि दोनों ही सही है, ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो दोनों का रीजन पता लग गया आपको कि भाई क्या रीजन है ना। अब हमारे टाइटल पे बात करते हैं हम। देखो ये तो हमने टाइटल की देख लिया कि क्या करना है। अब हम टाइटल की बात करें तो मैंने कहा कि लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव। अब हमारे पास एक शब्द आया टिंटन एबी, तो पहले तो हम एक एक वर्ड को देखते हैं, हमारी पोएम जब भी ज्यादा क्लियर होगी कि टिंटन एबी क्या है। देखो मैं लिख देता हूं टिंटन एबी। देखो सबसे पहले तो हम इस वर्ड को देखते हैं, एबी क्या होता है। एबी का मतलब एक लार्ज चर्च को कहते हैं, एक बहुत बड़ा चर्च। एबी क्या होता है, एक बहुत बड़ा चर्च होता है, और जिसके साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें नन और मंक जो है रहते हैं। पास्ट में ज्यादा होता था, आज के शब्द में यदि हम उसको हिंदी कहें तो मॉन्स्ट्री कह सकते हैं, मठ कह सकते हैं, मठ, ठीक है ना। तो एबी क्या होता है, ए लार्ज चर्च, ए लार्ज चर्च विथ सेवरल बिल्डिंग्स वेयर nuns एंड monks lived, रहते थे या रहते हैं, कुछ भी कह दो, ठीक है ना। तो एबी जो है एक बहुत बड़ा चर्च होता है जिसमें जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, साथ के साथ जिसमें कि क्या, नन्स एंड मंक जो है रहते हैं, इसे ये होता है एबी। अब टिंटन क्या है, टिंटन एक्चुअली में एक विलेज है ना। टिंटन इट इज नेम ऑफ अ विलेज एट मॉनमथ। मॉनमथशियर नाम की एक जगह है, MONMOUTH, मॉनमथशियर। मॉनमथशियर में एक जगह है जिसका नाम है टिंटन, ठीक है। अब वहां पर उस टिंटन में जो बड़ा सा चर्च है, उस टिंटन नाम के गांव में पास में, उस टिंटन नाम के गांव में जो एक बड़ा सा चर्च है जिसके चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं कुछ, उस ही चर्च का नाम क्या कर दिया, टिंटन एबी, ठीक है।
क्योंकि एबी का मतलब होता है लंबा सा बड़ा सा चर्च जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग हो, नन और वो रहते हैं। अब वो ये चर्च सिचुएटेड किधर है? एबी नाम की विलेज में, इसलिए इसका नाम हो गया टिंटन एबी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ यहां घूमने गया और ये टिंटन एबी जो है एक नेचुरल प्लेस है, हिली एरिया है। ठीक है, और वहां पर जो है वाई रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? वाई नाम की रिवर बहती है। ठीक है, और उस वाई रिवर के यहां पर वो जो है उस जगह वो टूर पर गया। ठीक है ना, इज इट क्लियर? अब देखो और क्या है इसमें टाइटल में, बैंक्स ऑफ वाई, वाई के किनारे पर। ठीक है ना, टूरिंग अ टूर, अपने एक टूर में गया। ठीक है, अब इस जो टूर जो है इसको, इस टूर में जो है हमने अभी देखा कि ये टूर में जब इसने पोएम लिखी थी तो इस पोएम को लिखने में उसको कितना टाइम लगा था? 4-5 दिन। देखो उसने खुद ने कहा है, ठीक है ना, रैमलिंग 4 to 5 days। ठीक है, एक वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस एडिटर या स्कॉलर है जिसका नाम है अर्नेस्ट डी सिलेनकॉट। ठीक है ना, अर्नेस्ट, ये सारे नोट्स में इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लो भले, ठीक है ना, लिखना चाहे जो लिख सकते हैं ना। अर्नेस्ट डी सिलेनकॉट नाम का एक वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस एडिटर है, उसने उसने क्लियरली कहा है कि भाई उसने एक लेटर का रेफरेंस दिया है। ठीक है ना, एक ड्यूक है कोई, ड्यूक आगाइल, उस ड्यूक आगाइल ने किसी को लेटर लिखा है। ठीक है ना, ड्यूक आगाइल ने एक प्रीस्ट को लेटर लिखा है। आई रिपीट, ड्यूक आगाइल ने एक प्रीस्ट को लेटर लिखा है। उस लेटर में ड्यूक आगाइल ने, और वो लेटर लिखा है 1848 में। कब लिखा है? 1848 में। मतलब वर्ड्सवर्थ उस वक्त क्या था? जिंदा था। ठीक है ना, 1848 में ड्यूक आगाइल ने एक प्रीस्ट को लेटर लिखा, हाउसन नाम के प्रीस्ट को। उस प्रीस्ट को जब लेटर लिखा है तो उसमें ये मेंशन किया है कि वर्ड्सवर्थ ने मेरे से ये कहा है कि ये पोइम मैंने 4 दिन में कंपोज कर दी है। ठीक है, देखो ये जो है अर्नेस्ट डी सिलेनकॉट जो है एक एडिटर, इट्स एडिटर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम्स, और यू कैन से स्कॉलर ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है ना, इसने जो है रेफरेंस दिया है, इसने रेफरेंस दिया है एक ड्यूक आगल का। ड्यूक आगल ने क्या किया है? एक लेटर लिखा है। किसको लेटर लिखा है? वो एक प्रीस्ट को लिखा है, हाउसन नाम के प्रीस्ट को। वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है किसको। तो इस लेटर, उसने उस लेटर का रेफरेंस देके कहा है, उसने ड्यूक आगाइल ने जो लेटर लिखा है, तो ड्यूक आगाइल ने लेटर में लिखा है, ये कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने मुझसे कहा है कि आई कंपोज दिस पोएम इन 4 days, मैंने कविता 4 दिन में कंप्लीट कर। अब देखो मैच कर गया ना, वर्ड्सवर्थ ने खुद ने भी कहा था 4 and 5 days की रैम्बलिंग में मैंने पोएम लिख दी। उसने कहा कि वर्ड्सवर्थ ने खुद ने मेरे से 4 दिन की कहा है कि 4 दिन मैंने कविता लिख दी। और उसने ये भी कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने ये भी कहा है कि लास्ट की 20 लाइन्स जो है ना, जब मैं ब्रिस्टल की तरफ उतर रहा था, ठीक है ना, लास्ट की 20 लाइन्स तो मैंने ब्रिस्टल की तरफ उतर रहा था जब लिखी थी। ठीक है, इज इट क्लियर? और ब्रिस्टल पहुंचते पहुंचते उसने पोएम जो है पूरी कंपोज कर दी इन द माइंड, माइंड में कर दी। ठीक है ना, और ब्रिस्टल पहुंचने से पहले उसने वो कह रहा है कि मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा। इसका मतलब लिखने का काम उसने ब्रिस्टल पहुंचकर लिखा। ठीक है, इसका मतलब ही कंपोज दिस पोएम इन 4 days, उसने ये पोएम जो है 4 दिन में कंपोज कर दी। ठीक है, अब 4 दिन में कंपोज कर दी तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 13 को जो है उसने जो है पोएम कंप्लीट कर दिया, और उस कंप्लीट करने के बाद उसने वहां जाके लिख दी होगी, तो 13 को कंप्लीट हो गई। तो 13 कर लो, 13, 12, 11 और 10th, इसका मतलब 10th जुलाई टू 13 जुलाई ही कंपोज दैट होल पोएम इन हिज माइंड, अपनी माइंड में। एंड आफ्टर दैट, इमीडिएटली आफ्टर दैट ही रोट इट विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड एंड लाइन। खुद ही कह रहा है मैंने बिना कोई लाइन और किसी वर्ड को चेंज किया, एज इट इज मैंने लिख दी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको टाइटल। दूसरी बात, ये जो पोएम है, इस पोएम के जब आप बारे में पढ़ेंगे तो ये पोएम जो है आपको पता है कि ब्लैंक वर्स पोएम है। कैसी पोएम है? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का फॉर्म क्या है? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स हम बात कर चुके हैं। ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस। क्या होता है? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ये भी पढ़ चुके हैं, जब हमने पैराडाइज लॉस्ट पे पढ़ा था तो हमने पैराडाइज लॉस्ट में देखा था कि पैराडाइज लॉस्ट आइम्बिक सॉरी ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, और ब्लैंक वर्स भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये बात की थी जो ब्लैंक वर्स पोएम्स होती हैं, लंबी ब्लैंक वर्स पोएम जो होती हैं, उनमें जो डिविजन्स होते हैं, उन डिविजन्स को हम स्टैंजा ना कह के वर्स पैराग्राफ कहते हैं। हमने पढ़ा था पैराडाइज लॉस्ट में, हमने पढ़ा था कि हमने हमारी जो 124 लाइंस तक हमने कहा था कि 4 वर्स पैराग्राफ है। तो इसी तरीके से इस पोएम में भी 5 वर्स पैराग्राफ है।
5 वर्ड्स पैराग्राफ। तो हमने वहां पे भी पढ़ा था कि वर्ड्स पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था वर्ड्स पैराग्राफ क्या होता है। वर्ड्स पैराग्राफ होता है डिवीजन ऑफ लाइंस इन अ लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोइम। लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोइम में जो लाइंस का जो डिवीजन होता है उसे ब्लैंक वर्स, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड्स पैराग्राफ कहते हैं। आई रिपीट, डिवीजन ऑफ लॉन्ग ब्लैंक वर्स, divisions of a long divisions of a long blank verse poem। आप और आगे कह सकते हो ट्रीटेड एज यूनिट्स, इनको एक यूनिट्स के रूप में ट्रीट किया जाता हो। देखो, डिविजन्स, विभाजन ऑफ लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोएम। लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोएम में जो डिवीजन है, आप और ज्यादा अच्छा कह सकते हो डिविजन्स ऑफ लाइंस इन, ऐसे कर दो, डिविजन्स ऑफ लाइंस इन अ लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोएम। पंक्तियों का जो विभाजन होता है लंबी ब्लैंक वर्स पोएम में, और उनको डिवीजन को जो आप एक यूनिट के रूप में ट्रीट करते हो, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं वर्स पैराग्राफ। अब इसमें ध्यान रखना, डिवीजन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। डिवीजन इज बेस्ड ऑन सेंस, नॉट ऑन फॉर्म्स। इसमें जो डिवीजन होता है वो सेंस के आधार पर होता है, मीनिंग के आधार पर होता है, फॉर्म के आधार पर नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई पोएम लिखी, अब मैंने पोएम कोई लिखी और पोएम मैंने स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी, तो मुझे हर 9 लाइन के बाद डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइन है। मुझे मान लो मैंने स्टैंजा लिखा है, यदि सॉरी मैंने सोनेट लिखा है और मैंने शेक्सपियरियन सोनेट लिखा है, तो हर 4 लाइन के बाद मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। फाइन। तो इसका मतलब मैं किससे स्ट्रिक्ट हूं, मैं फॉर्म के हिसाब से हूं। मैं फॉर्म के हिसाब से जो है इसको ट्रीट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, जैसे फॉर्म के हिसाब से। लेकिन ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, जब भाई ऐसा हो सकता, और इसमें इसीलिए क्या होता है, आप जो कभी भी यदि फॉर्म के हिसाब से करते हो तो स्टैंजास जो होते हैं, स्टैंजा की लाइन जो है बाय एंड लार्ज सेम होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इरेगुलर स्टैंजास नहीं होती। जबकि ब्लैंक वर्स पोएम में ऐसा हो सकता है कि कोई स्टैंजा जो है, आई एम सॉरी, ब्लैंक वर्स पोएम में तो वर्स पैराग्राफ कहते हैं, तो ब्लैंक वर्स में ऐसा हो सकता है कि कोई वर्स पैराग्राफ जो है केवल 5-6 लाइन का ही हो, और कोई वर्स पैराग्राफ ऐसा भी हो सकता है 60-70 लाइन का हो। तो इरेगुलर स्टैंजा इरेगुलर डिवीजन होता है। आई रिपीट, देखो इसमें जो डिवीजन है ब्लैंक वर्स पोएम में, जिसको आप, जिसमें कि आप वर्स पैराग्राफ की बात करते हो, तो ये जो डिवीजन जो होता है वर्स पैराग्राफ में, डिवीजन जो है सेंस के आधार पर होता है, मीनिंग के आधार पर, आपका अर्थ क्या चल रहा है, ठीक है, आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक में तो आप 40-50 लाइन यूज कर लो और दूसरे में 2-3 लाइन यूज करो, जबकि फॉर्म के हिसाब से नहीं होता। यदि मान लो मैंने मुझे सोनेट लिखना है, यदि मुझे ओड लिखनी है, या फिर मुझे आप ये कहो कि भाई किसी पेंसिल स्टैंजा में कुछ चीज लिखनी है, तो मैं फॉर्म के हिसाब से 9 लाइन हो गई, बस अब ब्रेक करो, अब ब्रेक करो। जबकि वर्स पैराग्राफ में क्या होता है, ब्रेक जो होता है वो मीनिंग के हिसाब से होता है, सेंस के हिसाब से नहीं होता। मीनिंग या सेंस के हिसाब से होता है, फॉर्म के हिसाब से नहीं होता। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं वर्स पैराग्राफ। इज इट क्लियर? ये जो पोइम है, इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पोइम जो है, इसको वर्ड्सवर्थ ने खुद ने ये कहा है, वर्ड्सवर्थ जो है उसने ये कहा है कि भाई मैं इसे ओड कहने की, ये सारी कोटेशंस आपको मैंने मेंशन कर रखी है, तब हम पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। वर्ड्सवर्थ ने कहा इस पोएम को मैं इस पोएम को ओड नहीं कह सकता, ठीक है ना। उसने कहा आई डिड नॉट वेंचर टू कॉल इट एन ओड, मैं इसे ओड कहने का साहस नहीं करता, मैं इसे ओड नहीं कह रहा। हालांकि ओड जैसी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, उसने 2 कैरेक्टरिस्टिक खुद ने गिनाए हैं कि भाई ये ओड जैसी कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो उसने कहा है ट्रांजिशन, और एक उसने कहा है इम्पैशन्ड म्यूजिक। ये मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ के खुद के वर्ड्स हैं। अभी हम जब मैंने कोटेशन भी दे रखी है ना, इम्पैशन्ड म्यूजिक, ने कहा कि ये 2 कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो ओड के होते हैं। क्या होते हैं? ओड के होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें है। हालांकि फिर भी मैं इसे ओड नहीं कह रहा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ओड के रूल्स जो होते हैं उस हिसाब से नहीं। ओड के जो स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, इट इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स ऑफ ओड, ऑल्दो यू विल फाइंड सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड्स इन इट। ओड के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इसमें हैं। और कौन कौन से उसने कहा है? ट्रांजिशन एंड इम्पैशन्ड म्यूजिक। अब देखो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट।
आप जो है एकदम से इमोशंस में इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हो, आप प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो। आप देखना ये कभी 1793 की बात करता है तो कभी 1798 की बात करता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा 1793 और 1798 का क्या चक्कर है ना, अभी हम बताएंगे, अभी हम टाइटल पर ही चल रहे हैं ना। तो मतलब मैं आपको बता देता हूं कि ये वर्ड्सवर्थ इस पोएम में ये कहना चाह रहा है, इस जगह ये जो वाई रिवर वाला जो हिली एरिया है, ये नेचुरल प्लेस जिस जगह आज जिसके बारे में मैं लिख रहा हूं, इसमें मैं 5 साल पहले आ चुका हूं। मैं 1793 में पहले यहां आ चुका हूं। वो कह रहा है कि मैं यहां पर 1793 में आ चुका हूं और अब यहां दोबारा आया हूं। अब दोबारा आया हूं तो दोबारा चीजें देखता हूं तो कुछ परिवर्तन होता है। तो देखो कभी जब पोएम पढ़ेंगे तो कभी तो वो आप 1793 की बात पे चला जाता है कि जब ऐसा था, फिर वो कहता है अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। तो वो पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट कर रहा है, इमोशंस में भी शिफ्ट कर रहा है। कभी वो नेचर जो है उसकी फिजिकल ब्यूटी को देख रहा है, कभी वो नेचर की फिजिकल ब्यूटी सुपरफिशियल ब्यूटी की देखता है, और कभी वो नेचर के प्रति फिलोसॉफिकल या इमोशनल हो जाता है, तो शिफ्ट कर रहा है। कभी वो नेचर की बात कर रहा है, लेकिन आप जब वर्स पैराग्राफ 5 में देखोगे तो वो अपनी सिस्टर डॉरथी को एड्रेस कर रहा है उस पोएम। डॉरथी को हालांकि पूरी पोएम उसको एड्रेस है, लेकिन स्पेसिफिक जो है अपनी सिस्टर का मेंशन करता है वो वर्स पैराग्राफ 5 में। तो शिफ्ट हुआ। तो ये जो शिफ्ट है, इमोशनल शिफ्ट है, ये ओड के अंदर होता है। तो ट्रांजिशन का मतलब शिफ्ट। इम्पैशन्ड म्यूजिक का मतलब है, पैशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पैशन। इम्पैशन का मतलब स्ट्रॉन्ग पैशन, पैशन तो स्ट्रॉन्ग ही होता है। इम्पैशन का मतलब आप कह सकते हो पैशन, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन। और म्यूजिक का मतलब म्यूजिकल क्वालिटी। देखो ओड की डेफिनेशन ही ये होती है। ओड की यदि आप डेफिनेशन कहते हो तो ओड के लिए कहते हैं कि लॉन्ग लिरिक पोएम जनरली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस रिटन इन एलिवेटेड एंड एक्साल्टेड स्टाइल। आप यदि ओड की आप एक वर्ड में यदि डेफिनेशन देते हो तो आप कहते हो अ लॉन्ग लिरिक पोएम जनरली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस written in written in an exalted and sublime style। जो exalted sublime style में लिखी गई हो, लंबी हो, एड्रेस से स्टार्ट होती हो, संबोधन से स्टार्ट होती हो, और जो लिरिकल हो, म्यूजिकल हो, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों कैरेक्टर उसने कहा ये दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक मेरी इस पोएम में है। टिंटन एबी में ट्रांजिशन है, शिफ्ट हो रहा है इमोशंस का, कभी इधर प्रेजेंट की, कभी पास्ट की, कभी नेचर को फिजिकल, कभी स्पिरिचुअल, ठीक है ना। इसी तरीके से उसमें स्ट्रॉन्ग पैशन है, म्यूजिकल क्वालिटी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ओड में भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे ओड नहीं कहूंगा। तो फिर इस पोएम को नाम क्या दें? तो जितने भी मॉडर्न क्रिटिक्स हैं वो इस वाली बात के लिए सहमत है कि इस पोएम को हम एक कन्वर्सेशनल पोएम कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉन्वर्सेशनल पोएम। कॉन्वर्सेशनल पोएम क्यों? क्योंकि इसमें एक लिसनर है और उसको ये पोएम एड्रेस हो रही है, और वो लिसनर है उसकी सिस्टर डॉरथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है। पोएम में लिसनर है, और लिसनर कौन है? डॉरथी वर्ड्सवर्थ। डॉरथी वर्ड्सवर्थ जो है इसमें लिसनर है, उसकी सिस्टर, ठीक है ना, जो उसके साथ उस टूर पे है, ठीक है। तो वो उसको एड्रेस है। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको बता दिया कि एड्रेस किसको है, मैंने आपको बता दिया इसका कॉम्पोजिशन कब हुआ, है ना, हालांकि नोट्स में ही पढ़ेंगे हम। मैंने आपको ये भी बता दिया कि पब्लिश कब हुई, हमने ये भी बता दिया कि टाइटल का क्या चक्कर है, हमने ये भी बात कर ली कि भाई ये जो पोइम है इसको जो है ओड कहने की, उसने कहा मैं साहस नहीं करूंगा, लेकिन उसने कहा कि इसमें ओड की ये दो इम्पैशन म्यूजिक और ट्रांजिशन दो कैरेक्टरिस्टिक है। हमने ये भी बात कर ली कि भाई जो इजाबेला फैनविक है उसके जो नोट्स जो इसने डिक्टेट कराए, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक हैं, उसमें इसने सारी बातें कही हैं कि भाई किस तरीके से मैं टिंटन एबी से गया, फिर वहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद नदी पार की, फिर ब्रिस्टल पहुंचा, तो 4-5 दिन की रैमलिंग हुई, इसमें मैंने इस पोएम को कंपोज कर दिया, है ना। हमने जो है अर्नेस्ट डी सेलिनकोट जो है उसका भी लेटर वाला रेफरेंस देखा, उसमें भी ये है कि उसने कहा था कि 4 दिन में पोएम कंप्लीट हो गई। तो ये हमने पोएम के बारे में कुछ बातें देखी। अब हम देखते हैं कि पोएम का डेवलपमेंट कैसे होता है इसका। ये पोएम जो है हमने कहा कि भाई ये 5 वर्ड्स पैराग्राफ में लिखी गई। अब देखो 5 वर्ड्स पैराग्राफ में यदि हम एक एक पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देखें, जिससे आपको पोएम पढ़ने से पहले पता लगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, अब आपको वर्ड्स पैराग्राफ मैंने समझा दिया, इसलिए मैं वर्ड्स पैराग्राफ ही वर्ड यूज कर रहा हूं। वर्ड्स पैराग्राफ फर्स्ट की बात करें, ठीक है, यदि हम इसमें वर्ड्स पैराग्राफ फर्स्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि वर्ड्स पैराग्राफ फर्स्ट जो है उसमें इसने फिजिकल और सुपरफिशियल ब्यूटी की बात की, और नेचर की सुपरफिशियल और फिजिकल ब्यूटी की बात की, उसने विजुअल ब्यूटी की जो आंख से उसे दिखता है, ठीक है ना।
फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें उसने फिजिकल, आप कह सकते हो सुपरफिशियल, और आप कह सकते हो विजुअल ब्यूटी वर्ड सबके साथ जुड़ जाएगा, इसकी बात की है। उसने किसकी बात की है? फिजिकल, सुपरफिशियल या विजुअल ब्यूटी की, जो उसको दिख रहा है। जैसे वो बात करता है लॉफ्टी क्लिफ्स की बात करता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, लॉफ्टी क्लिफ्स कहता है बहुत ऊंची ऊंची चोटियों की बात करता है ना। वो कहता है जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, इस एरिया में, मतलब कौन सा एरिया, वो वाई रिवर के आसपास का जो हिली एरिया है, ठीक है ना, टिंटन एबी के आसपास का। तो वो कह रहा है कि मैंने वहां क्या देखा, बहुत ऊंची ऊंची क्लिफ्स देखी, ठीक है। फिर वो बहुत सारी नेचर की चीजों की बात करता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर देखो ऑर्चार्ड टफ्ट्स की बात करता है। वो यहाँ पर कॉटेज ग्राउंड की बात करता है। वो यहाँ पर हैज रोज की बात करता है। फिर वो यहाँ पे कर्ल्स ऑफ स्मोक की बात करता है ना। वो यहाँ पर पेस्टरल फॉर्म्स की बात करता है। इस तरीके से बहुत सारी नेचुरल चीजों की बात करता है वो, है ना। किस किस की बात, वो वहां पे ग्रोव्स की बात करता है। वो यहाँ पर कॉप्सिस की बात करता है। इन सब चीजों की वो बात करता है। देखो वो कहता है यहाँ पर लॉफ्टी क्लिफ्स, ठीक है ना। वो कहता है कि यहाँ पर जो है बहुत ऊंची ऊंची हाई चोटियां हैं, चोटियों की बात करता है। फिर वो कहता है कि वो उनमें बड़ी स्टीप है, स्लोपिंग है, ढाल है, ऐसी चोटियां हैं। तो ये विजुअल हो गया ना, नेचर की फिजिकल ब्यूटी की बात करता है। वो कहता है कॉटेज ग्राउंड, कॉटेज ग्राउंड का मतलब है कि भाई कंपाउंड अटैच टू अ कॉटेज, एक बहुत बड़ा एरिया है, खेत है, उससे उसमें एक झोपड़ी है। तो वहां पे कहता है मतलब जैसे नेचुरल प्लेसेस पे एक झोपड़ी बनी हुई है, उसके चारों तरफ एक खेत सा है ना, जैसे गांव में फार्म हाउस, घरों, मतलब जो गांव के बाहर कई लोग क्या आते हैं खेतों में एक छोटी झोपड़ी बना देते हैं, उसकी बात करता है। हेज रोज की बात करता है। हेज रोज आप ये समझ लीजिए कि आप कहते हो ना, जैसे आपने देखा होगा, वैसे यदि हम हेज रोज की बात करें तो नीटली ट्रिम्ड, है ना, बाउंड्रीज ऑफ बुशेस, नीटली, आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में जाते हो तो झाड़ियों को काट के उसकी बाउंड्रीज ही बनी रहती है बिल्कुल शेप में, उन्हें हेज रोजेस कहते हैं। उनकी वो पोएम पढ़ेंगे जब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें उसकी बात करता है। वो कर्ल ऑफ स्मोक की बात करता है कि किस तरीके से जंगल में हो सकता है। वो दो चीजें कहता है कि या तो हो सकता है कि कोई जिप्सीज घुमक्कड़ हो या कोई साधु हो, उसने खाना वाना बनाया हो, तो उसकी धुआं के छल्ले ऊपर निकल रहे हैं ना, वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो ग्रोव्स और कॉप्सिस की बात करता है। ग्रोव्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों के झुंडों की बात करता है, ठीक है ना। और किसकी बात करता है वो, कॉप्सिस की बात करता है। कॉप्सिस और ये दोनों का मतलब लगभग एक है। ये तो झुंड होता है पेड़ों का, और ये वो एरिया होता है, ये उस एरिया को बोलते हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां लगी रहती है, उसे कॉप्सिस बोलते हैं। देखो इसमें यहाँ पे उसने ऑर्चर्ड टफ्ट की बात का है। ऑर्चर्ड का मतलब होता है कि फ्रूट ट्री, मतलब यू कैन सी अ लैंड ऑफ, ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना, प्लांटेड विथ फ्रूट्स, एक ऐसा लैंड जिसपे बहुत सारे फ्रूट्स जो है प्लांटेड हो रहे हो, उसे तो बोलते हैं ऑर्चर्ड। और टफ्ट्स का मतलब है यहाँ पे क्लस्टर्स, गुच्छे, है ना। तो इस तरीके मतलब वो, इसका मतलब मैं आपको यदि शॉर्ट में कहूं तो वो फर्स्ट वर्स पैराग्राफ में चोटियों की बात की उसने, ठीक है ना, फ्रूट गार्डन्स की बात की उसने उसने उन झोपड़ियों की बात की, रोहेज रोज की बात की, किस तरीके से धुआं निकल रहा है वहां से, पेस्टरल फॉर्म्स हैं, मतलब रूरल फार्म्स हैं, ठीक है ना, खेत हैं, उन फॉर्म्स नहीं, फार्म्स, FAR है, फार्म्स की बात की। उसने पेड़ों के झुंड की बात की, और वो एरिया जहां पर पेड़ों का बहुत सारा झुंड लग रहा है, इन सब की बात वो वर्स पैराग्राफ में करता है। ये सारी की सारी विजुअल चीजें वो आंखों से देख रहा है ना, इन सब चीजों की बात करता है। अब सेकंड स्टेंजा में जो है, आई एम सॉरी, सेकंड वर्स पैराग्राफ, सेकंड वर्स पैराग्राफ, तो सेकंड वर्स पैराग्राफ में ये सब जो नाम मेंशन किए मैंने, और भी इसमें आपको आएंगे टेक्स्ट में, ये तो मुझे जो ध्यान थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। और जो भी वर्स पैराग्राफ में जो शब्द आएंगे, ठीक है ना, जितने भी चीजें हैं वर्स पैराग्राफ में, उन सब के लिए, ये सब वर्स पैराग्राफ फर्स्ट में जो भी उसने मेंशन किए सब नाम, उनके लिए उसने एक वर्ड यूज किया है, ब्यूटियस फॉर्म। क्या वर्ड यूज किया है इसने? ब्यूटियस फॉर्म। ब्यूटियस फॉर्म्स नाम यूज किया उनके लिए। उसने कहा है कि ये ब्यूटियस फॉर्म्स, ब्यूटियस फॉर्म्स का मतलब ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर, ये सारे के सारे ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर जो है, वो ये कहता है कि इनको जब मैं बाद में याद करता हूं, अब वो अपनी मेमोरी की भी बात करता है, पावर ऑफ मेमोरी, जब मैं इनको याद करता हूं, ये वो कह रहा है कि जैसे मान लो मैंने 1793 में सबसे पहली बार यहाँ आया,
यहाँ आने के बाद फिर मैं वापस चला गया घर। अब जब मैं अकेले में बड़ी परेशानी में होता, वो कराया जब मैं दुनिया की भाग दौड़ में होता, टेंशन में होता, एंग्जाइटीज में होता, केयर्स चिंताओं में होता, जब मैं इन चीज को याद करता तो ये सारी की सारी जो बर्डन ऑफ मिस्ट्री है, इस संसार के जो रहस्य का जो बर्डन है वो वर्ड यूज करता है इज लाइटनड, वो मेरे खत्म हो जाता है। Right? The burden of mystery is lightened when I think or when I remember these beauteous forms of nature. जब मैं इस beauteous forms of nature के बारे में सोचता हूं तो वो सारा का सारा संसार का बर्डन मेरे चला जाता है। इट मीन्स देखो 1793 में वो टिंटन एबी में सबसे फर्स्ट बार आया, फर्स्ट बार आके उसने ये सारी चीजों को देखा, ये सारी की सारी जो फिजिकल ब्यूटी, खेत वगैरह जो मैंने आपको ऊपर नाम मेंशन किए, ब्यूटीज फिल्म्स को देखा। नाउ ही हैज रिटर्न टू हिज प्लेस, अब वो अपनी जगह पर आ गया है, ठीक है। Now, whenever he is in tension, when his mind is burdened with the mysteries of the world, when he is in the fever and fret of the world, okay, when he is in anxiety, he remembers or recalls those beauteous forms, and his burden is lightened. ठीक है, और उसका जो बर्डन दिमाग पे, एंग्जाइटी, बर्डन, टेंशन थी, वो लाइटन कम हो जाती है। तो इसमें यहाँ पे एक तो उसने क्या कहा, द पावर ऑफ मेमोरी की बात की, आपने वो चीजें याद रखी, फिर उनके बारे में सोचा, तो आपका बर्डन कम हो गया। यहां तक तो ठीक है। अब इसी वर्स पैराग्राफ में वो ये वाली बात भी कहता है, भाई अब क्या होता है कि मेरे अंदर एक स्पेशल तरीके का परिवर्तन आता है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि भाई ये तो ठीक है, अब यहां पर जब मैं नेचर के बीच में होता हूं तो एकदम से मैं इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूं कि मेरी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है और सोल एक्टिव हो जाती है। बॉडी तो इनएक्टिव हो जाती है और सोल एक्टिव हो जाती है। देखो क्या होता है, जैसे आप बहुत मंत्रमुग्ध हो जाओ, आपके दिमाग में बिल्कुल काम, जैसे आपने देखा होगा ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कोई साधु संत होते हैं, आपने पुराने देखा होगा, पता नहीं अब ऐसा होता है कि नहीं, साधु वगैरह होते हैं, आपने देखा वो तपस्या कर रहे हैं बहुत, और आपने देखा होगा मिट्टी उनके ऊपर लगती जाती है और मिट्टी में से पेड़ निकलने लग जाते हैं, लेकिन वो साधु अपनी तपस्या में लीन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल सेंसेशन खत्म हो जाते हैं और उनकी आत्मा सक्रिय हो जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो कह रहा है मैं उस वक्त जो है नेचर से इतना स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता हूँ। वही कह रहा है, अब मैं क्या हुआ, जब मैं नेचर के बारे में सोचता हूं, जब नेचर में आता हूं, तो इतना स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गया हूं नेचर से कि मेरी बॉडी तो इनएक्टिव हो गई है और सोल एक्टिव हो गई है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। और वो कह रहा है इवन आई सी द एग्जिस्टेंस ऑफ डिविनिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर। वो कह रहा है आई फील, वो कह रहा है मैं महसूस करता हूं। व्हाट इज ही सेइंग इन द सेकंड वर्स पैराग्राफ इज दैट he says that I feel existence of divinity in every aspect of nature. मैं प्रकृति के हर पहलू में डिविनिटी को देखता हूं। अब आप जो प्रकृति के हर चीज में, आप हर चीज में, प्रकृति में, व्यक्ति में, हर चीज में, if you feel that there is a divine existence in every aspect of nature and everything in the world and everyone in this world has an existence of divinity, this attitude, this belief is called pantheism. इस एटीट्यूड को आप बोलते हैं पैंथीज्म, जो कि वर्ड्सवर्थ का मेन कॉन्सेप्ट है। कौन सा? पैंथीज्म, पैंथीज्म, ठीक है। तो सेकंड वर्स पैराग्राफ में हमने देखा, एक तो सॉरी सेकंड बात, एक तो होती है पावर ऑफ मेमोरी, ठीक है, उसकी बात करता है। फिर उसके बाद वो अपनी किसकी बात करता है, वो कहता है कि भाई यहां आने के बाद बॉडी तो मेरी इनएक्टिव हो गई और सोल एक्टिव हो गई। फिर वो कहता है कि जब ऐसा होता है तो आई फील द एग्जिस्टेंस ऑफ डिविनिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर। मुझे हर एस्पेक्ट ऑफ नेचर में डिविनिटी नजर आती है, एंड दिस इज कॉल्ड पैंथी। इस बिलीफ को क्या कहते हैं? पैंथीज्म कहते हैं, ठीक है। वर्स पैराग्राफ सेकंड में क्या कहा, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वर्स पैराग्राफ 3। क्या कहनी है, मैं यहीं लिखता हूं, आप है ना समझ ले। थर्ड वर्स, ठीक है। थर्ड वर्स पैराग्राफ में क्या होता है? थर्ड वर्स पैराग्राफ को बोलते हैं रीअश्योरेंस, ठीक है ना। रीअश्योरेंस का मतलब एक बार पुनः अश्योर्ड होना, ठीक है ना। वो देखो इसमें कहता है इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, उसकी टेक्स्ट लाइन है, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ। और फिर देखो ना पूरे स्टैंजा में बार बार में वो यूज करता है हाउ ऑफन, वो बार बार में एक वर्ड यूज करता है हाउ ऑफन। अब इसका मतलब समझो,
दोनों चीजें समझो, आपको इससे काफी सारी पोएम के बारे में समझ में आ जाएगा। पोएम के बाद तो हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब तो हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे, आपको एक एक वर्ड क्लियर होगा और इस तरीके से क्लियर होगा आप भूलोगे भी नहीं कभी। कोई क्वेश्चन का किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा आपको गलत नहीं होगा, है ना। लेकिन एक बार आप दिमाग में आइडिया बना लें कि पोएम में क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो थर्ड वर्स पैराग्राफ में वो कह रहा है, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ। मैंने कहा इस पैराग्राफ में वो रीअश्योरेंस की बात कर रहा है, रीअश्योरेंस की, मतलब पुनः अश्योर्ड होना। देखो वो ये कह रहा है, वर्स पैराग्राफ सेकंड में आपने देखा, उसने कहा कि भाई मैं क्या है, उसने कहा कि भाई मैं जब उन चीजों को याद करता हूं, फिर वो कहता है कभी भी मैं परेशानी में होता हूं, संसार की दुख दर्द में होता हूं, संसार की मिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती, ये संसार मुझे समझ में नहीं आता, और मैं बहुत ज्यादा बर्डन में, माई माइंड इज बर्डन विद द मिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एंजाइटीज एंड केयर्स एंड टेंशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। एट दैट टाइम आई रिमेंबर और रिकॉल those beauteous forms and they give me comfort, they give me solace, they give me relax, और वो मुझे कंफर्ट देती हैं, रिलैक्स देती हैं, ये सारी चीजें देती हैं। फिर वो कहता है, उसने ये बात कही यहाँ पे, फिर उसने ये भी कहा कि भाई माय बॉडी बिकम्स इनएक्टिव एंड माय सोल बिकम्स एक्टिव एंड आई फील दैट देयर इज द एक्सिस्टेंस ऑफ डिविनिटी इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर। तो उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन वो कह रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, ये सब जो मैंने सोच रहा हूं दीज थिंग्स आर इल्यूजन, ये भ्रम तो नहीं है, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा मेरे साथ वास्तव में कुछ नहीं होता, मुझे कोई रिलैक्स नहीं मिलता, मुझे कोई कंफर्ट नहीं मिलता, प्रकृति से मुझे कोई आराम नहीं मिलता, ठीक है ना। ये सब मैं जो सोच रहा हूँ, जो वॉट एवर आई हैव, ठीक है ना, वॉट एवर आई हैव थॉट और वॉट एवर आई हैव रिटन इन द सेकेंड वर्ड्स पैराग्राफ, बी इट नॉट अ इल्यूजन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भ्रम है। वो देखो ये खुद ही कहता है, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, वेन बिलीफ मतलब झूठा विश्वास, इल्यूजन, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है सब कुछ जो मैंने ऊपर कहा है कि प्रकृति से मुझे इतना सॉलेस मिल जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, वरीज खत्म हो जाती है, वर्ल्ड की मिस्ट्रीज खत्म हो जाती है, और मैं जो है अनबर्डनड हो जाता हूं, मेरा जो बर्डन है वो लाइटेंड हो जाता है, ये सब कुछ मैंने कहा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। वो खुद ही क्वेश्चन करता है, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं, भ्रम नहीं है। यदि कोई घटना आपके साथ एक बार हुई हो तो आप भ्रम हो, ठीक है ना। आपने ये देखा, आपको कुछ दिखा, आपने कहा यार, आप बार बार में देखो वही दिख रहा है, फिर आप टच करके भी देख लो, यार सही है, इसका मतलब भ्रम। तो आपने क्या किया, रीअश्योर्ड हुआ। आपको जैसे मान लो यहां पर दिखे कि कृष्ण भगवान दिख जाए आपको, आपको ये कैसे हो सकता है, भगवान कैसे, फिर आपने कहा मुझे कृष्ण भगवान की अनुभूति हुई, फिर आप दोबारा देखा, दोबारा देखा, दिखा, फिर आपने पास देखा तो आपको टच भी कर लिया आपने, तो आप रीअश्योर्ड हो जाओगे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो वो ऐसा ही कह रहा है कि वो सब की चीज मैंने जो सेकंड वर्स पैराग्राफ में लिखी है वो भ्रम तो नहीं है, कहीं इल्यूजन तो नहीं है। फिर वो ये कहता है कि भाई नहीं, यदि भ्रम होता तो वो कह रहा है कई बार, है ना, इट हैजंट हैपन ओनली वंस, एक बार नहीं हुआ है, हाउ ऑफन, कितनी ही बार, कितनी ही बार मेरे को जब परेशानियां हुई हैं तो प्रकृति, आई टर्न टू दी, वर्ड यूज करता है, आई टर्न टू दी, मैं तेरी तरफ मुड़ा हूं, इसका मतलब आई थिंक अबाउट दी, आई रिकॉल्स दोज ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ नेचर। तो जब कभी भी मैं, या फिर मैं प्रकृति की गोद में आ गया हूं, तो जब कभी भी ऐसा हुआ है तो मैं बार बार, कई बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, पूरे के पूरे वर्स पैराग्राफ थर्ड में वो यही बात करता है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कई बार, कितनी ही बार जब मैं दुखी हुआ हूं तो मैं प्रकृति तेरी तरफ आया हूं, कितनी ही बार मुझे टेंशन हुई है तो मैं प्रकृति तेरी तरफ आया हूं। तो कितनी ही बार मैंने ऐसा किया है, इसका मतलब ही है जो वर्स पैराग्राफ 2 में बात कही है वो सही है, वो अपने आप को रीअश्योर्ड हो जाता है। क्लियर। तो वर्स पैराग्राफ 3 में क्या हो रहा है, वो रीअश्योर्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड्स पैराग्राफ 4। वर्ड्स पैराग्राफ 4, अब देखो वर्ड्स पैराग्राफ 4 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जो डिस्कस किया गया है वर्ड्सवर्थ का, वो किया गया है ग्रोथ ऑफ वर्ड्सवर्थ माइंड, वर्ड्सवर्थ के माइंड का ग्रोथ, ठीक है ना। वो अपनी 3 स्टेजेस बताता है। देखो वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है, आप जो भी ब्लैंक वर्स पोइम पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी पोइम, जैसे आपने पढ़ा, आपने यदि ग्रेजुएशन में पढ़ा, ग्रेजुएशन में प्रिस्क्राइब होती है, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रिस्क्राइब होती है, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रिस्क्राइब थी, फिर पोस्ट को मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कई बार मैंने पढ़ाया है। प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है ना, उस पोइम का यदि आप सबटाइटल देखेंगे तो पोइम का सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, है ना। तो उस पोइम का जो सबटाइटल है उसको ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी बोलते हैं। तो आपकी जो प्रिल्यूड पोइम है वर्ड्सवर्थ की, उसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ठीक है। यदि हम प्रिल्यूड पोइम की बात करें, का सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, कवि के माइंड की ग्रोथ करना, ठीक है। तो कवि का माइंड की ग्रोथ करना, उसमें बताते हैं कि शुरू में जो है प्रकृति उसके लिए क्या थी,
फिर उसके बाद प्रकृति उसके लिए प्लेग्राउंड थी, फिर प्रकृति को बहुत गहराई से समझने लगा, फिर प्रकृति से उसका इमोशनल लगाव हुआ, फिर प्रकृति उसको स्पिरिचुअल आनंद देने लग गई और फिर प्रकृति में उसके अंदर उसको डिविनिटी नजर आने लगी। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ठीक है ना, तो वो बताता है कि शुरुआत में कैसे मैं बोट चोरी करता था। मैं आपको प्लूटो का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रकृति मुझे डराती थी, मुझे बादल दिखते थे, मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछा कर रहे हैं। तो प्रकृति जो है उसका एस्पेक्ट उसकी एज के साथ, उसके मानसिक विकास के साथ जो है प्रकृति उसके लिए चेंज होती रही। जैसे मेरे को पहले तो प्लेग्राउंड की तरह ही थी, फिर प्रकृति से उसके इमोशन से जुड़े, फिर प्रकृति से वो फिलोसफिकल जुड़ गया, फिर प्रकृति की हर पहलू के अंदर वो भगवान देखने लग गया, डिविनिटी देखने लग गया। तो उसका ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, कवि के माइंड का विकास हुआ, ठीक है। ये ऐसा प्रेल्यूड में बताया गया, ऐसा का ऐसा ही इस पोएम में भी बताया गया है टिंटन एबी में। टिंटन एबी के वर्ड्स पैराग्राफ 4 में वो 3 स्टेजेस ऑफ हिज ग्रोथ बताता है, ठीक है ना। इसकी बात करता है 3 स्टेजेस ऑफ हिज ग्रोथ। वो 3 स्टेजेस ऑफ हिज ग्रोथ बताता है, सॉरी 3 स्टेजेस बताता है। फर्स्ट स्टेज को वो कहता है बॉयिश स्टेज। क्या बोलता है? बॉयिश स्टेज। यहां लिख देता हूं ना जगह, फिर हम बाद में मिटाएंगे जब इसको समझेंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेज को वो कहता है बॉयिश। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलता है वो? बॉयिश स्टेज बोलता है। क्या बोलता है? बॉयिश स्टेज। बॉयिश स्टेज में वो कहता है कि भाई जब मैं प्रकृति, जैसे मैंने कहा ना, प्रकृति की सुपरफिशियल चीजों को देखता है, प्रकृति को जो विजुअल चीजें उसको नजर आती हैं वो देखता है, फिजिकल सेंसरी प्लेजर प्राप्त करता है, ठीक है ना। अपने सेंसरी प्लेजर का मतलब हमारे सेंस ऑर्गन से, मैं देख के खुश हो गया, किसी चीज को टच करके खुश हो गया, खा के खुश हो गया। दीज आर सेंसरी प्लेजर, प्लेजर रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन्स। तो शुरू में जो है किसकी बात करता है वो? शुरू में वो कहता है कि भाई, वो कहता है कि भाई ये जो फिजिकल चीजें उनकी बात करता है बॉयस स्टेज में। वो बॉयस स्टेज में वो उसके लिए वो खुद इस टेक्स्ट में जो वर्ड यूज करता है वो कहता है कोर्सर प्लेजर, ठीक है ना। जो वर्ड जो वो यूज करता है कोर्सर प्लेजर, टेक्स्ट के वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, जो वर्ड मैं आपको मेंशन कर रहा हूं ना, आप ध्यान रखना एग्जाम में आपको जाएंगे। और जब टेक्स्ट पढ़ाऊंगा जब भी आपको समझा दूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स पे फोकस करना है ना। आप बिल्कुल एश्योर्ड रहें, जिन वर्ड्स में मैं फोकस कर रहा हूं मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको उस वक्त याद आएंगे एग्जाम में, है ना। ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रखना, इसमें ही नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी जो मैंने बताए थे तो वो वर्ड्स बच्चों को एग्जाम में याद आए थे। तो आप जिन चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उनको मत भूलना, है ना। उनको जरूर कई बार आप पढ़ लेना उन वर्ड्स को, है ना, क्योंकि जब बहुत सारा हो जाएगा तो आपके वर्ड्स मिस हो सकते हैं। तो आप नोट कर लेना, जैसे भी आपका जो भी कन्वीनियंट वे है, जिस तरीके से आपको उसको रिवाइज कर सको। बेटर तरीका तो ये है कि एक अच्छे स्टूडेंट का तो तरीका ही होता है कि टीचर जब बोलता है और बोर्ड पर लिखता है, उसके सारे बोले और लिखे हुए शब्द उसकी नोटबुक में होने चाहिए, है ना। ये दिस इज द बेस्ट वे। और फिर आप कोई सा भी वे अपनाएं, ये आपकी मर्जी है। अब सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मुझे जो अभी तक बेस्ट लगा और जो मेरा अनुभव है वो यही है, ठीक है ना। मैंने जो अपनाया, मेरे साथ जो बच्चे पढ़े जिन्होंने सक्सेसफुल हुए बहुत टॉप रैंक के साथ, तो उन्होंने यही रास्ता अपनाया और यही बेस्ट है ना। तो आप कोशिश करें, फिर जो भी बोले लिखे उसके सारे वर्ड्स आपके नोटबुक में होने चाहिए लिखे हुए, क्योंकि बाद में क्या होता है रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करता है ना। अपने टॉपिक पर बॉयश स्टेज, तो बॉयश स्टेज जो है उसको उसने कोर्सर प्लेजर कहा है ना। कोर्सर मतलब रफ प्लेजर। तो बॉय स्टेज में आपने मान लो उसके लिए उसने एक वर्ड और यूज किया है, एनिमल मूवमेंट। एनिमल मूवमेंट क्या होता है? एनिमल मूवमेंट जब वो कह रहा है जब मैं छोटा सा था, तो जैसे हिरन होती है, हिरन इधर उधर उछल-कूद करती रहती है ना, जिधर प्रकृति उसको ले जाती है। कह रहा है मैं छोटा सा था, मतलब बॉयश स्टेज पर था उस वक्त। शुरुआत में जब प्रकृति से पहली बार मेरा लगा हुआ था, तो वो प्रकृति मेरे लिए प्लेग्राउंड की तरह थी, और मेरा प्रकृति में जो मूवमेंट था वो एनिमल मूवमेंट की तरह था, जैसे जैसे एक हिरन इधर उधर कुदकती फुदकती रहती है, ऐसे ही मैं कूदता फिरता रहता था, ठीक है। और प्रकृति का जो प्लेजर मेरे लिए कोर्सर प्लेजर था, हार्श प्लेजर, जो सुपरफिशियल प्लेजर है, उसको मैं महसूस, ठीक है। सेकंड स्टेज वो कहता है लॉस ऑफ यूथ, और इसको आप कह सकते हो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, शिफ्ट करना, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ बीइंग चेंज, चेंज होने की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो देखो लॉस ऑफ यूथ, अब सेकंड स्टेज में कहता है लॉस ऑफ यूथ। अब वो देखो वो कह रहा है कि देखो जब मैं छोटा सा था, बॉयश फर्स्ट स्टेज थी, तो उसमें तो एनिमल प्लेजर वगैरह, लेकिन अब ये कह रहा है कि अब ये जो चीजें हैं जो बॉयश स्टेज में मुझे मिलती थी, वो कहता है दो वर्ड यूज करता है। एक वर्ड यूज करता है एकिंग जॉयज। मैं आपको दो वर्ड बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, और वो वर्ड यूज करता है एकिंग जॉयज, और सेकंड वर्ड यूज करता है वो डिजी रैप्चर।
वर्ड्सवर्थ जो टेक्स्ट में वर्ड यूज करता है वो कह रहा है ये सारी चीजें जो हैं वो कहता है नो मोर नाउ, नो मोर नाउ, अब ये चीजें नहीं रही। फर्स्ट स्टेज में तो ये सब चीज थी। अब जो एकिंग जॉय इसका मतलब क्या होता है, इंटेंस जॉय, अत्यधिक आनंद, है ना, इतना अत्यधिक आनंद कि आप सुध बुध खो दो। आप जो बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे हो, भाग रहे हो प्रकृति में, और कभी नदी में, कभी चिड़िया देख रहे हो, कभी हरी घास देख रहे हो, कभी इसमें भाग रहे हो, उसे कहते हैं एकिंग जॉय। एकिंग जॉय का मतलब एक्सट्रीम जॉय, है ना। दूसरा है डिजी रैप्चर्स। रैप्चर्स का मतलब है यहाँ पे एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा आनंद। डिजी का मतलब कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो जाओ, आपके सेंस कंफ्यूज हो जाए। देखो आप क्या होता है, आपने देखा होगा कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, आप बहुत ज्यादा, जैसे आप बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हो, वो आपका रिजल्ट आया और आप 5-6 दोस्तों बहुत ज्यादा खुश हो, मजा हो गया आप, और मेरा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया। फिर आप थोड़ी देर बाद देखते हो 15-20 मिनट आधे घंटे बाद, यार ये कट कहां से लग गई, ये कब लग गई। उस वक्त ही लगी होगी आपके कहीं, लेकिन आपको पता नहीं लगता। तो आपके सेंस कंफ्यूज हो गए, आपको टच तो हुआ और लगी भी, लेकिन आपके दर्द नहीं हुए, बिकॉज यू आर इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। तो योर सेंस गेट्स कंफ्यूज्ड। आप इतनी एक्साइटमेंट में थे कि आपके सेंस कंफ्यूज हो गए, डिजी हो गए, कहते हैं डिजी प्लेजर। तो वो कह रहा है कि जो बॉयश एज में जो ये एकिंग जॉयज और डिजी रैप्चर्स जो है वो तो अब नहीं रहे। अब वो कह रहा है कि मैं अगली स्टेज में। अब फिर उसके बाद वो थर्ड स्टेज जो है उसको कहता है मैच्योर एज, मैच्योर स्टेज कह सकते हो। अब इस स्टेज जो है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया है। उसका डेवलपमेंट कैसा हो गया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया है। अब वो ये कहता है कि ये चीजें मैंने खो दी हैं, लेकिन वो वर्ड यूज करता है एबंडेंट रिकम्पेंस। वो क्या करता है, एबंडेंट रिकम्पेंस। कहता है ये चीजें तो मेरी खो गई हैं, है ना। वो कह रहा है ये चीजें तो मेरी खो चुकी हैं, कौन कौन सी, ये डिजी रैप्चर, एकिंग जॉयज, जो कि मेरे ये एनिमल प्लेजर, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिशन वाली एज से आके मैं मैच्योर एज पर पहुंच गया। लेकिन वो कहता है लेकिन एबंडेंट रिकम्पेंस, कुछ चीजें खोई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को प्रचुर, एबंडेंस मतलब प्रचुर, बहुत मात्रा में, रिकम्पेंस मतलब रिवॉर्ड, इनाम, कंपनसेशन मिल गया है। तो ये चीजें चली गई हैं तो क्या हुआ, बहुत सारी कंपनसेशन मिल गया है। फिर वो कहता है यहाँ पे बहुत ही ऑफ्ट कोटेड लाइन है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि ये जो नेचर है ये एंकर बन गया ऑफ माय प्यूरेस्ट थॉट, एंकर ऑफ माय प्यूरेस्ट थॉट, गाइड एंड गार्डियन एंड नर्स ऑफ माय मॉरल बीइंग। नेचर अब मेरे लिए गाइड बन गया है, नेचर मेरे प्योरेस्ट थॉट के लिए एंकर बन गया है, गार्डियन बन गया है, नर्स बन गया है, ठीक है ना। मतलब नेचर के अंदर हीलिंग पावर आ गई है, स्पिरिचुअल पावर आ गई है, और अब मैं नेचर की हर चीज के अंदर, ठीक है ना। वो कहता है कि आई बिलीव और आई सी, ठीक है ना, थिंग ऑफ लाइफ, लाइफ इन थिंग, मतलब वो कह रहा है कि हर चीज में मैं लाइफ देखने लग गया हूं, है ना। एग्जैक्ट तो उसकी लाइन है, मैं आपको बता देता हूं। में चलो वो टेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम बता देंगे, ठीक है ना। तो वो कहता है कि लाइफ इन थिंग, है ना, हर चीज के अंदर मैं जीवन देखने लग गया हूं। इसका मतलब वही, इसका मतलब क्या हो गया, आप हर चीज के अंदर जीवन देखने लगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है हर चीज के अंदर डिविनिटी देख रहे हो, मतलब वही क्या हो गया, पैंथीइज्म, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है अब मेरा एटीट्यूड नेचर के प्रति बॉयश नहीं रहा। वो कह रहा है अब मेरा एटीट्यूड नेचर के प्रति बॉयश कोर्सर नहीं रहा, तो नेचर के प्रति मैं सीरियस हो गया हूं। फिर वो कहता है कि नेचर के अंदर मुझे क्या मिलता है, वो कहता है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। वो कहता है, वर्ड यूज करता है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। शांत सा, सैड सा ह्यूमैनिटी का म्यूजिक नजर आता है मुझे नेचर का। मतलब ओ, पहले तो आप हंसी मजाक और खेल कूद, कोर्स और प्लेजर, डिजी डिजी रैप्चर्स और इनकी बात कर रहे हो आप, एकिंग जॉयज की, एनिमल मूवमेंट है आप, है ना, किसी तरीके से सीरियस नहीं हो। बट अब उसने कहा अब नेचर के अंदर मुझे द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का जो है स्टिल स्टिल मतलब काम और सैड म्यूजिक नजर आता है। मतलब सीरियस हो गया वो, कि मतलब मानवता के दुख भी नजर आते हैं मुझे नेचर के अंदर, नेचर से उसे डीप नॉलेज मिल रही है, नेचर के प्रति वो सॉबर और ग्रेव और सीरियस हो रहा है। वो जो जो फिजिकल प्लेजर से लेकर उसका एस्पेक्ट जो है नेचर के प्रति स्पिरिचुअल हो गया है, और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बहुत ज्यादा कंपिटेटिव एग्जाम में आपको पूछी जाएंगी कि ये लाइन किस पोएम में से, और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके तो सिलेबस में पोएम है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहां ही लिख देता हूं, चलो अब टेक्स्ट में पढ़ लेंगे बाकी का। वर्ड्स पैराग्राफ 5,
अब वर्स पैराग्राफ 5 आप ये समझ लीजिए ये किसके लिए एड्रेस है, डोरोथी के लिए। यहाँ पर वो अपनी सिस्टर डोरोथी की बात करते हैं, है ना। इज इट क्लियर? तो ये आपको वर्स पैराग्राफ जो है मैंने पूरी की पूरी पोएम के किस वर्स पैराग्राफ में क्या है वो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मैं एक बार जल्दी से इन वर्स पैराग्राफ के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको पूरी पोएम का आइडिया हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से हम वर्स पैराग्राफ्स की बात करते हैं। देखो इसको पोएम को 5 वर्स पैराग्राफ में बांटा गया है। फर्स्ट वर्स पैराग्राफ में वो फिजिकल सुपरफिशियल या विजुअल प्लेजर्स की बात करता है, वो ब्यूटीफुल जो सीन्स हैं विजुअल दिखाई दे रहे हैं उनकी बात करता है। वो किन किन सीन्स की बात करता है, वो करता है लॉफ्टी क्लिफ्स की बात करता है, ऑर्चर्ड टफ्ट्स की बात करता है, वो क्लस्टर्स ऑफ फ्रूट ट्रीज की बात करता है, वो कॉटेज वो झोंपड़ी जो कि वहाँ खेत में बीच में बनी हुई उसकी बात करता है, वो उन रोज की बात करता है जो झाड़ियों की रोज है उनकी बात करता है, वो धुएं निकल रहा है कैसे उसकी बात करता है, रूरल जो है फार्म हाउस की बात करता है, वो पेड़ों के झुंड की बात करता है, उस एरिया की बात करता है जो चारों तरफ पेड़, तो मतलब नेचुरल प्लेसेस की बात करता है। सेकंड स्टैंजा में, सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड वर्स पैराग्राफ में वो उनको ब्यूटीएस फॉर्म कहता है। वो कहता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स हैं नेचर की। फिर वो कहता है कि जब मैं 1793 में जब उन चीजों को देख के जब घर चला गया था, फिर मेमोरी की पावर से मैंने उनको याद किया। जब मैंने उनको याद किया तो वो कहता है कि याद करने पर मुझे अच्छा फील हुआ और मेरी जो है बॉडी इनएक्टिव हो गई और सोल एक्टिव हो गई, और मुझे हर चीज के अंदर क्या नजर आने लग गया, डिविनिटी का एक्सिस्टेंस नजर आने लग गया। तो इसी को उसने क्या कहा है, इसी को हम कहते हैं पैंथीज। ठीक है। वर्स पैराग्राफ 3 में वो रीअश्योर्ड होता है। वो कहता है भाई मैं कभी भी जब मेमोरी याद करता हूं तो उस वक्त क्या है, कभी मैं टेंशन में होता था, बर्डन होता था, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो मेमोरी को जैसे ही मैं इन ब्यूटीज फॉर्म्स को याद करता था तो मुझे रिलैक्स हो जाता था, मेरा बर्डन जो है वो लाइटेंड हो जाता था। ये सब वर्ड्स पैराग्राफ सेकंड में बात करता है। लेकिन थर्ड में वो रीअश्योर्ड होना चाहता है। वो कह रहा है कहीं मेरा कंफ्यूजन तो नहीं है, वास्तव में ऐसा होता था या नहीं होता था। फिर वो सोचता है, वो कह रहा है ऐसा हाउ एफन कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, इसका मतलब अश्योर्ड है कि ऐसा होता है। ठीक है। तो उसका वर्ड्स पैराग्राफ मैंने आपसे कहा 4 में वो 3 स्टेजेस की बात करता है अपनी ग्रोथ की। वो कहता है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो उसमें प्रकृति मेरे लिए एक कोर्सर प्लेजर या एनिमल मूवमेंट की तरह थी, सुपरफिशियल प्लेजर जो मुझे अचीव होता था। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज है जब वो क्या करता है, वो अपने लॉस ऑफ यूथ होता है उसका, और उसमें वो ट्रांजिशन शिफ्ट हो रहा है, और वो कह रहा है कि अब ये जो एकिंग जॉयज है, डिजी प्लेजर्स है, रैप्चर्स हैं, वो अब नहीं रहे, अब धीरे धीरे मैं अगले स्टेज पे जा रहा हूँ। फिर थर्ड स्टेज हो जाती है मैच्योर एज। मैच्योर स्टेज में वो बात करता है कि भाई मेरे को हालांकि लॉस हुआ है, किसका हुआ है, इन चीजों का लॉस तो हुआ है, ये एनिमल प्लेजर का लॉस हुआ है, कोर्सर प्लेजर्स का लॉस हुआ है, एकिंग पेन्स का लॉस हुआ है, डिजी रैप्चर्स का लॉस हुआ है, बट आई हैव अचीव्ड अ लॉट, आई हैव अचीव इन थिंग्स इन अबंडेंस। ठीक है ना। लेकिन मैंने अबंडेंस में चीजें प्राप्त की हैं, एंड दीज थिंग्स आर प्रॉपर परफेक्ट रिकम्पनसेशन ऑफ दोज लॉस, और उन लॉसेस के लिए बहुत अच्छा रिकम्पनसेशन है। वो कह रहा है कैसे, वो कह रहा है अब जो है मेरे लिए नेचर गाइड हो गया है, नेचर मेरे लिए गार्डियन हो गया है, नेचर मेरे लिए नर्स हो गया है, एंड इट इज द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, मेरे प्योरेस्ट थॉट के लिए एंकर हो गया है, एंड नाउ माई एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर हैज बिकम सीरियस। आई स्टिल, वो कह रहा है कि मैं क्या करता हूं, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज यू नो इज फेल्ट बाय मी, मेरे द्वारा वो ह्यूमैनिटी का सैड म्यूजिक जो है फेल्ट, महसूस किया जाता है। और उसके बाद वो जो है पैराग्राफ 5 जो है उसमें डॉरोथी की बात करते हैं। अब मैं एक बार इन चीजों को आपको इसमें नोट्स में रिवाइज करा देता हूँ। देखिए एक बार इसको, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आपके नोट्स में भी है, फिर हम टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको कोई टाइम नहीं लगेगा कि सारी चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, और कोई तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। मैंने जो टाइटल लिखा है यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, लाइंस रिटन इन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। अब रिटन का मतलब लिखा है तो इसका मतलब मैंने कौन सा टाइटल यूज किया है, 1798 में जो लिरिकल बैलेट्स जो पब्लिश हुआ था, उस लिरिकल बैलेट्स में जो लास्ट वाली जो पोएम थी उसका नाम था, वही मैंने वर्ड यूज किया रिटन। हालांकि मैंने टाइटल को शॉर्ट कर दिया है, लेकिन यहां मैं बात रिटन की करूं तो वो मैंने रिटन वर्ड क्यों यूज किया। अब देखो मैंने कहा, अब सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड मैंने आपको कहा कि इसको फुल टाइटल आपको याद रखना है, और इसका फुल टाइटल है लाइंस रिटन, और मैंने ब्रैकेट में कंपोज भी लिख दिया है। और आपको समझ में आ गया होगा ये कंपोज क्यों है। एक तो वर्ड्सवर्थ के जो फिनविक नोट्स हैं उसमें वर्ड्सवर्थ ने कंपोज वर्ड यूज किया है, और जो है रिटन वर्ड जो है 1798 में यूज किया है, इसलिए मैंने इसका क्या है दोनों ही लिख दिया, ब्रैकेट में कंपोज लिख दिया, और वैसे आप कर लेते। देखो हाँ, टाइटल एंड बैकग्राउंड, इसका टाइटल है लाइंस रिटन या कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी,
ऑन रिविजिटिंग, रिविजिटिंग मतलब दोबारा विजिट करना, ठीक है, द बैंक्स किनारे पर, और द वाई, वाई रिवर का नाम है, ड्यूरिंग अ टूर, ये नेमोवा रिवर ऑफ, और टूर डेट लिख दी, आपको पता लग गया कि ये कॉम्पोजिशन की डेट है। इसको कॉमनली नोन क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूं, या कॉम्पोजिशन की सही है ना, इसको कॉमनली कहते हैं टिंटन एबी शॉर्ट में। अब देखो मैंने कहा वेरिएशन इन द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम के टाइटल में वेरिएशन, देखो एक टाइटल है लाइंस रिटन, अब मैं फोकस किस पर है हमारा, केवल रिटन पर, रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। अब ये पहली बात तो ये टाइटल क्यों है, तो देखो मैंने कहा दिस इज द ओरिजिनल टाइटल, ये एक मूल टाइटल है यूज जिसका उपयोग किया गया 1798 में व्हेन द पोएम वाज पब्लिश्ड, जब पोएम पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट्स में, जब पोएम लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश्ड हुई थी तो उस वक्त जो है इसका टाइटल जो यूज किया गया था उसमें रिटन शब्द था। इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रतिबिंबित करता है मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्रिंटेड टाइटल पेज ऑफ वर्डिंग, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट है और जो टाइटल पेज है, ठीक है ना, टाइटल पेज पे जैसे लिरिकल बैलेट्स है उसके टाइटल पेज पे पोएम्स के सम कंटेंट वाले सेक्शन में नाम है, तो ये उसको मेंशन करता है, ठीक है। फिर हमने दूसरा टाइटल में कंपोज वर्ड यूज किया कि ये कंपोज्ड जो है क्यों यूज है, एक्सप्लेनेशन दिया हमने, दिस टाइटल अपीयर्स, ये टाइटल अपीयर हुआ है तब लेटर एडिशंस में, बाद वाले एडिशंस में, एंड क्रिटिकल नोट्स, क्रिटिकल नोट्स अब समझ गए कौन से क्रिटिकल नोट्स, बताइए आप जल्दी से, फैनविक नोट्स, विक नोट्स 1843, 1843 के जो फैनविक नोट्स हैं जो वर्ड्सवर्थ ने खुद ने डिक्टेट किए थे उसमें क्या है, कंपोज्ड है। नोट टिंटन एबी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो पोएम को मैंने कहा कि कॉमनली टिंटन एबी के नाम से जाना जाता है, मैंने कहा पोएम के टाइटल में टिंटन एबी फोकस है, बट टिंटन एबी इटसेल्फ डजंट अपीयर इन द पोएम, टिंटन एबी खुद कभी भी पोएम में अपीयर नहीं होता, मतलब टिंटन एबी का कहीं भी नाम आपने पढ़ा क्या, मैंने आपको पांचों वर्ड्स पैराग्राफ बता दिए, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, कहीं टिंटन एबी का नाम आया क्या, टिंटन एबी का कहीं कोई नाम, तो देखो टिंट नोट, टिंटन एबी इटसेल्फ डजंट अपीयर इन द पोएम, टिंटन एबी इस पोएम में कहीं भी अपीयर नहीं होता, कहीं भी नहीं आता। प्लेस कहाँ है, पोएम कहाँ लिखी है, बैंक्स ऑफ रिवर वाई, रिवर वाई जो है उसके किनारे पर लिखी गई है पोएम, और जो कहाँ है, वेल्स बॉर्डर, ठीक है ना, ये जो आपको पता है यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, इनसे चारों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है, तो वो वेल्स बॉर्डर के यहाँ पे लिखी गई, और वहां पर ही क्या रिवर बहती है, और वाई। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिटिंग ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर, वो अपने वॉकिंग टूर पर था, ठीक है ना, अलोंग द रिवर वाई के पास अपने वॉकिंग टूर पर था 1798 में, तब ये पोएम लिखी गई। वर्ड्सवर्थ हैड अर्लियर विजिटेड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वर्ड्सवर्थ जो है पहले भी विजिट कर चुका था वाई वैली, वाई वैली पर, मतलब जहां पर वो वाई रिवर बहती है उसकी घाटी में वर्ड्सवर्थ पहले भी विजिट कर चुका था, when he was 23 years old, जब वह 23 साल का था 1790 का, मतलब अब ये जो पोएम जो है 1798 में लिखी है इसने, अब कितने साल का हो गया वो, 28, मतलब उसने जब पोएम लिखी उसकी एज क्या थी, 28, ठीक है ना, इसका मतलब 1793 में जब वो 23 इयर्स का था, जब उसने पहली बार उसमें पहले विजिट की थी, पहली बार तो नहीं कहूंगा मैं, इससे पहले विजिट की थी, इससे पहले जब उसने विजिट की थी वो 1793 के बाद जो उसने विजिट की है उसे 98 में की है, और वो अपने कौन से 1793 वाले एक्सपीरियंस को शेयर कर, ठीक है। कंपेनियन वर्ड्सवर्थ सिस्टर डॉरथी, उसमें उसका साथी कौन है उस वॉकिंग टूर पर, है डॉरथी, और जिसका कि मैंने आपको बताया वर्ड्स पैराग्राफ 5 में उसके बारे में, ठीक है। डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन की डेट क्या है, जुलाई 13 1798 आ गया ये, अब मैंने आपको बताया था कितने दिन लगे थे, 4 डेज, वर्ड्सवर्थ ने कहा 4 and 5 रैम्बलिंग डेज, ठीक है ना, और सिलिनकॉट ने क्या कहा, वर्ड्सवर्थ ने खुद ने बताया है कि 4 डेज, तो 4 डेज मान लें हम, ठीक है ना, इसका मतलब 13 तक उसने पोएम कंप्लीट कर ली थी, इससे पहले के 4 डेज मान लो, इतने दिनों में कंप्लीट किए। पब्लिकेशन पब्लिश्ड लेटर इन 1798, बाद में 1798 में पब्लिश हुई इन लिरिकल बैलेट्स एज द लास्ट पोएम ऑफ द कलेक्शन, इस पोएम की लास्ट पोएम, मैंने कहा था 24 है, लिरिकल बैलेट्स में 24 है, फर्स्ट जो है राइम ऑफ एंशिएंट माइनर है बाय कॉलरिज, एंड द लास्ट वन इज टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर देखो अब ये सारे के सारे मैंने आपको कॉम्पोजिशन हिस्ट्री के बायोग्राफिकल एविडेंस दिए, ठीक है ना, देखो मैंने कहा डी सिलिनकॉट कोट्स, है ना, का पूरा नाम है EARNE, अर्नेस्ट डी सिलिनकॉट कोट्स, अर्नेस्ट डी सिलिनकॉट्स का कोट है, और वो कोट भी किसका है, एक लेटर का है,
ठीक है ना। और लेटर कब का है, सितंबर 1848। और ये लेटर किसने लिखा था, ये ड्यूक ऑफ आर्गाइल ने लिखा था। ड्यूक ऑफ आर्गाइल ने लेटर लिखा है रेवरेंड टी.एस. हाउसन को, मतलब इस ड्यूक ने लेटर इसको लिखा है, ठीक है। अब उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो इसने, अब जैसे क्या होता है, जैसे कोई मान लो मैं वर्ड्सवर्थ की स्टडी कर रहा हूं, मैं स्कॉलर हूं, तो वर्ड्सवर्थ के सारे आर्टिकल्स देखूंगा, वर्ड्सवर्थ ने किसी को लेटर लिखा, वर्ड्सवर्थ को किसी ने लेटर लिखा, वो मुझे जो भी अवेलेबल होगा वो उनको पढ़ूंगा, देखूंगा, उससे मैं रिसर्च करूंगा, ठीक है ना। तो जो भी राइटर, किसी का भी एडिटर होता है या किसी भी राइटर का स्कॉलर होता है जो भी, तो वो व्यक्ति उसकी सारी चीजों को पढ़ता है। तो इस लिंकॉट जो है, इसने ड्यूक ने जो लेटर लिखा इसको, इस हाउसन को, उसको पढ़ा। और उस लेटर में वर्ड्सवर्थ ने, उस लेटर में वर्ड्सवर्थ ने क्या है वो, आई एम सॉरी, उस जो लेटर है जो ड्यूक ने हॉसन को लिखा, ड्यूक ने उस लेटर में बताया है कि वर्ड्सवर्थ ने मुझसे क्या कहा, ठीक है ना। तो वर्ड्सवर्थ ने उससे जो कुछ कहा उसको किसने कोट कर दिया, सेलिंगकॉट, ठीक है। इसका मतलब ड्यूक ने ये लेटर लिखा किसको, इसको। इसमें ड्यूक ये कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने मुझसे क्या कहा, और वर्ड्सवर्थ ने उसने जो कुछ कहा, मैंने उसको पूरा कोट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा कोट ना कह के उसका सारांश आपको यहाँ पर मेंशन कर, ठीक है। उसने, उसमें वो कह रहा है, ड्यूक कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने मेरे से ये कहा कि वर्ड्सवर्थ टुक 4 days टू कंपोज इट, वर्ड्सवर्थ ने 4 दिन लगाए इस पोएम को कंपोज, ठीक है। 4 दिन लगाए गए, मतलब 13, 12, 11 और 10, इसका मतलब 10, 11, 12, 13, इन 3 दिन में उसने कंपोज कर लास्ट 20 लाइंस। और फिर देखो वो उसने ये भी कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने मुझसे ये कहा था कि अंतिम 20 लाइन जो है कंपोज्ड व्हाइल वॉकिंग, जब हम वॉक कर रहे थे डाउन हिल फ्रॉम क्लिफ्टन टू ब्रिस्टल, ऊपर क्लिफ्टन की चोटी से नीचे ब्रिस्टल की तरफ जब आ रहे थे, तो लास्ट की 20 लाइन तो मैंने तब लिखी। तो वर्ड्सवर्थ ने जो कुछ भी उस ड्यूक से कहा उसने इस लेटर में मेंशन। वर्ड्सवर्थ ओन कमेंट, वर्ड्सवर्थ ओन स्टेटमेंट, वर्ड्सवर्थ का खुद का स्टेटमेंट क्या है। देखो ये वर्ड्सवर्थ का जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ध्यान रखना किसमें है, ये फैनिक नोट्स में, डिक्टेटेड बाय वर्ड्सवर्थ टू इजाबेला फैनिक इन, ठीक है। देखो वर्ड्सवर्थ रोट, मैंने कहा कि वर्ड्सवर्थ ने खुद ने क्या स्टेटमेंट दिया है, तो मैंने कहा वर्ड्सवर्थ रोट, और वर्ड्सवर्थ ने कहां लिखा, कहां कहा है, कहां की, कहां से हमें पता लगा है, फिनिक नोट्स से। फिनिक नोट्स क्या है, डिक्टेटेड बाय वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ ने खुद ने ही लिखवाए थे, खुद ने डिक्टेट किए थे, है ना। किसको डिक्टेट करवाए, मतलब किस, इजाबेला फैनविक को, तब इजाबेला फैनिक को, तब 1840। अब क्या कहा है देखो, वर्ड्सवर्थ ने खुद ने ये कहा है, अब वर्ड्सवर्थ ने कहा है तो उसका मतलब जो खुद ही कह रहा है, तो उसमें तो हम कहीं सोच ही नहीं सकते, जो आदमी खुद कह रहा है, ठीक है ना। नो पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज्ड, मेरी कोई भी पोएम, देखो क्या वर्ड यूज किया है, कंपोज, इसीलिए हम क्या टाइटल यूज करते हैं, कंपोज्ड। उसने कहा कि नो पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज, मेरी कोई भी पोएम रचित नहीं है, ठीक है ना। अंडर सर्कमस्टांसिस मोर प्लेजेंट फॉर मी टू रिमेंबर देन दिस, उन परिस्थितियों में कोई भी पोएम मेरी ऐसी नहीं है जो इतनी सुहावनी परिस्थितियों में लिखी गई हो जिसको कि मैं याद करूं। क्योंकि देखो आपने पूरी पोएम जो है उस टूर में चलते चलते दिमाग में रचित कर दी, और फिर लिखी तो बाद में, टूर पर चलते चलते अपने दिमाग में रचित कर दी उस टूर में, तो वो पोएम आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगी, प्लेजेंट होगी। तो उसने कहा नो पोएम ऑफ माइन वाज कंपोज, कोई भी मेरी पोएम रचित नहीं है, अंडर द सर्कमस्टांसेस मोर प्लेजेंट, इतनी सुहावनी परिस्थितियों में मेरे लिए याद रखने योग्य देन दिस, इस जितनी की यह है। फिर देखो वो पूरी पूरी बता रहा है, आपको पता लगेगा कैसे लिखी। आई बिगैन इट, मैंने इसको शुरू कर दिया, लिविंग टिंटन, टिंटन छोड़ते ही, जैसे ही मैं टिंटन से निकला, टिंटन वो विलेज है, ठीक है ना, उससे जैसे ही मैं छूटा, जैसे ही मैं टिंटन से निकला, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। आफ्टर क्रॉसिंग द वाई, फिर मैंने वाई रिवर को क्रॉस किया, एंड कंक्लूडेड इट, और इसको समाप्त कर दिया। और इस पोएम को कंक्लूडेड मतलब समाप्त, कंक्लूजन निकाल दिया, इसका मतलब निष्कर्ष निकाल दिया, मतलब खत्म कर दिया। कंक्लूडेड इट, इसे खत्म कर दिया। जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग ब्रिस्टल, जब मैं ब्रिस्टल में एंट्री कर रहा था, मतलब ब्रिस्टल में एंट्री करने से पहले मैंने इसको खत्म कर दिया। देखो उसमें भी यही कहा है, लिंकॉट जो है उसमें भी उसने यही वाली बात कही है कि ना, लास्ट की 20 लाइन तो जब वो क्लिफ्टन से ब्रिस्टल की तरफ उतर रहा था तब लिखी थी, तो ये भी यहाँ पे भी वर्ड्सवर्थ पे खुद भी वही बात कर रहा है, कंक्लूडेड इट, इसका मैंने निष्कर्ष निकाल दिया, जस्ट एज आई वाज एंटरिंग ब्रिस्टल, जब मैं ब्रिस्टल में एंट्री कर रहा था, ठीक है, ब्रिस्टल एक टाउन है, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को,
ठीक है, इसने कहा कि ये पोएम जो है, मैंने आपको बताया था कि टिंटन छोड़ने के बाद स्टार्ट की इसने, ठीक है, और इसने वाई क्रॉस की, और जब वो ब्रिस्टल पहुंचा तो ब्रिस्टल पहुंचने एंटर करने से पहले उसने पोएम कंप्लीट कर दी इन हिज माइंड, ही कंपोज द पोएम इन हिज, ओके गॉट इट। नाउ आफ्टर रैम्बल, अब देखो यहां पे हो रहा है कितने दिन घूमने के बाद, रैम्बल मतलब वॉन्डर, 4 और 5 डेज, 4-5 दिन घूमने के बाद। घूमने को तो मैंने आपको बताया कि 8-9 घंटे में आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि टिंटन एबी से और ब्रिस्टल जो है उसका यदि वॉकिंग डिस्टेंस की करें तो 8-9 घंटे में आप उस सफर को कवर कर सकते हो, बट ही टुक 4 to 5 डेज, क्योंकि उसको तो प्रकृति का आनंद लेना था, घूमता फिरता गया था। 4-5 दिन में मैंने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो कह रहा है विथ माई सिस्टर, मेरी सिस्टर के साथ, वहां पे कौन थे उसके साथ, पता लग गया उसके साथ कौन है, उसकी सिस्टर डॉरथी। फिर वो कह रहा है, देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ए लाइन ऑफ इट वॉज ऑल्टर्ड, ऑल्टर मतलब चेंज, एक भी पंक्ति मैंने इसकी चेंज नहीं की। देखो आप क्या करते हो, जब कहीं जा रहे हो, मन में आपने प्रकृति की गोद में आपने कोई पोएम माइंड में कंपोज कर ली, फिर आप जाओगे लिखते हो, कुछ चेंज करते हो ना, तो वो कह रहा है कि नॉट अ लाइन वाज ऑल्टर्ड, वो कह रहा है नो अ लाइन ऑफ इट वाज ऑल्टर्ड, एक भी इसकी पंक्ति चेंज नहीं हुई, नॉट एनी पार्ट ऑफ इट रिटन डाउन, और एक भी इसका हिस्सा नहीं लिखा गया, टिल आई रीच्ड ब्रिस्टल, जब तक मैं ब्रिस्टल नहीं पहुंच गया तब तक इसका एक भी हिस्सा नहीं लिखा गया। देखो यहां रिटन आया है, ब्रिस्टल पहुंचने तक मैंने एक भी इसका हिस्सा नहीं लिखा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा, मतलब सारी पूरी की पूरी पोएम मेरी कंपोज की गई माइंड में, ठीक है। ऑफ इट रिटन डाउन टिल आई रीच ब्रिस्टल, इट वाज पब्लिश्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर, और इसके तुरंत बाद इस पोएम को पब्लिश कर दिया गया, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि भाई देखो ये 17 जुलाई में तो बात चली रही है, और इसका पब्लिकेशन ऑलमोस्ट सितंबर में माना जाता है कि भाई सितंबर 1798 में पब्लिश हुई, तो आप मान लीजिए बहुत जल्दी इसने पब्लिश कर दी। आप जब ये वर्ड्सवर्थ के पर्सनल नोट्स देखेंगे, आप कहीं जैसे नेट वगैरह पे भी आप देखेंगे, सब जगह अवेलेबल होता है, आप डाउनलोड करेंगे इसकी फैनिक नोट्स जब डाउनलोड करेंगे, या वर्ड्सवर्थ की पोइटिक कलेक्शंस को देखेंगे, तो वहाँ पे उसके वर्ड्सवर्थ के शॉर्ट नोट्स आप देखेंगे, खुद की शॉर्ट नोट्स, आपको वहाँ पर ये लिखा होगा ऐसे, डैश डैश लगाने के बाद फिर यहाँ लिखा रहता है आई, ऐसे लिखा रहता है, ये आई एफ आप समझ गए होंगे, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। इजाबेला फैनिक, आई एफ क्या है, इजाबेला फैनिक, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आप ये दिखाई पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने पूरा समझ लिया। तो आई एफ कौन है, इजाबेला फैनिक, ठीक है, ओके। अब देखो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो वर्ड्सवर्थ कमेंट ऑन द पोएम, वर्ड्सवर्थ का खुद का कमेंट क्या है इस पोएम, इन द सेकंड एडिशन, देखो वर्ड्सवर्थ जो है उसका सेकंड एडिशन लिरिकल बैलेट्स का आया, वो आया तो 1801 में था, वो 1801 में आया था, लेकिन उसको पॉपुलरली 1800 एडिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्सवर्थ का जो सेकंड एडिशन आया, देखो फर्स्ट एडिशन तो 1798 में आ गया लिरिकल बैलेट्स का, सेकंड एडिशन जो है जिसको 1800 एडिशन कहते हैं, उस एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने खुद ने कहा है, तो देखो इन द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ रोट, पर आ गया ना, इसको हटा देना। तो उसने वर्ड्सवर्थ ने अपने सेकंड एडिशन में क्या कहा है, आई हैव नॉट वेंचर्ड, वेंचर मतलब साहस करना, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, ठीक है ना। कॉल दिस पोएम एन ओड, इस पोएम को ओड बता दूं, मैं इस पोएम को ओड नहीं कह सकता, बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन द सिस्टमैटिक वे ऑफ ओड, और इट यू कैन से इट हैजंट फॉलोड, ठीक है ना, द स्ट्रिक्टेस्ट पैटर्न ऑफ ओड, इस ओड का जो स्ट्रिक्ट पैटर्न है उसको ये फॉलो नहीं करती, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट वेंचर इट टू कॉल इट, मैंने साहस नहीं किया था कि इसे मैं क्या कहूं, ओड कहूं, तो यही कहा है, देखो आई हैव नॉट वेंचर्ड, मैंने साहस नहीं किया है इस पोएम को ओड कहने का, बट इट वॉज रिटन विद अ होप दैट इन द, लेकिन ये इस उम्मीद के साथ लिखी गई, इसमें क्या था मैंने आपको बताया, ट्रांजिशंस है एंड इम्पैशन्ड म्यूजिक, मैंने दो शब्द आपको मैंने बताया थे कि वर्ड्सवर्थ के खुद के शब्द हैं ये, है ना। लेकिन उसने कहा इस पोएम के अंदर ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट, इमोशन का शिफ्ट है, आप प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में आते हो, फिजिकल ब्यूटी से स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ आते हो, आप नेचर से डॉरथी की तरफ आते हो, देयर इज अ शिफ्ट दैट वी कॉल ट्रांजिशन, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उसने कहा कि इसकी बुक है मेरी पोएम में ट्रांजिशन है एंड इम्पैशन्ड म्यूजिक, पैशन मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन, और म्यूजिक है, तो ये दोनों चीज हैं इसमें। और वर्सिफिकेशन पोइट्री लिखने की जो चीजें हैं उसमें मेरी दो चीजें, ट्रांजिशन और इम्पैशन्ड म्यूजिक है ना। वुड बी फाउंड द प्रिंसिपल, इसको स्पेलिंग प्रिंसिपल कर लेना, प्रिंसिपल रिक्विजिट, रेक्विजिट सॉरी सॉरी, रेक्विजिट का मतलब होता है इसेंशियल थिंग, इसेंशियल थिंग,
आवश्यक चीज, एसेंशियल थिंग, ये जो है मुख्य आवश्यक चीज है। दैट पीस ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट स्पीसीज ऑफ कॉम्पोजिशन, उस कॉम्पोजिशन को, कौन सी कॉम्पोजिशन, कौन सी स्पीसीज, उस कॉम्पोजिशन, उस रचना की जाति, कौन सी जाति, कौन सी रचना, ओड, ओड, कौन सी रचना, ओड। तो ओड के लिए जो आवश्यक चीजें चाहिए, ठीक है ना, वन इज ट्रांजिशन, सेकंड वन इज इम्पैशन्ड म्यूजिक ऑफ वर्सिफिकेशन, ये दोनों इस हैं। Even after that, I did not venture to call it ode because it doesn't follow the strictest rules of ode. Ode के जो strict rules हैं उनको follow नहीं करती, although it has transition and impassioned music of versification, which are the characteristics of this composition means ode. हालांकि ode की characteristic है, लेकिन फिर भी मैं इसको ode नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, ये फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो रिटन इन ब्लैंक वर्स, मैंने आपको बताया पोएम किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन, ठीक है ना, अनराइम सॉरी अनराइम पेंटामीटर लाइन। कंपोज इन वर्स पैराग्राफ, पोएम वर्स पैराग्राफ में लिखी गई, अभी हमने बात कर ली थी। वर्स पैराग्राफ क्या होता है, नॉट रेगुलर स्टैंजा, कोई रेगुलर स्टैंजा में नहीं लिखी गई। रेगुलर स्टैंजा का मतलब होता है स्टैंजा लगभग समान हो, मैंने कहा स्पेंसर स्टैंजा में लिखी गई हो, सोनेट है तो क्वार्टर्स में लिखी गई हो, ऐसा कोई रेगुलर स्टैंजा में नहीं लिखी। स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स कंटिन्यूअस मेडिटेशन, इससे क्या नजर आता है, कंटिन्यूअस मेडिटेशन आता है, नॉट लिरिकल ब्रेक, कोई लिरिकल ब्रेक नहीं आते इसमें, ठीक है ना, जैसे कि स्टैंजा से ब्रेक आता है, इसमें ऐसा नहीं होता, जो इमोशन चल रहा है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है ना, कितना भी बड़ा इमोशन हो वो चलता रहता है। इसका जानर क्या है, तो मॉडर्न क्रिटिक्स क्लासिफाई इट, मैंने कहा ओड तो वर्ड्सवर्थ ने खुद ने कहा कि भाई ओड तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको पोएम का प्रकार जो है मॉडर्न क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, इसको कॉन्वर्सेशन पोएम बोलते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि एक तरीके से इसमें एक स्पीकर है और एक लिसनर है, और लिसनर कौन है, लिसनर इज, क्योंकि पोएम किसको संबोधित है, ए साइलेंट लिसनर, साइलेंट लिसनर को संबोधित, ठीक है। फिर बाकी की चीज हम टेक्स्ट पर, तो ये हमारी टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमारे लिए हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी है ना, अब ये इसका सहारे से आपको टेक्स्ट समझने में और ज्यादा सुविधा होगी, तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना, जो मैंने बताई है उसको लर्न भी करना। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।